Talk On Chair. जय श्री राम दोस्तों, हमारे साथ हैं आपके दिल के अजीज नवीन शर्मा और ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रसिद्ध नेता भी हैं। तो आइए कुछ सवाल है, कुछ बातें करते हैं इनसे। चलिए, तो कुछ आपसे भी रिलेटेड मैं आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक आपके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं कि आपके जो गले में इतने चेन हैं सोने का, क्या मतलब इतना। भाई देखिए, लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं तो लोग चैन से पहन ही ले सोना। तो यही है मेरा भाव। अच्छा, आपकी शादी कैसे हुई है? लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? नहीं भैया, हमारी शादी संस्कारों के साथ अरेंज मैरिज हुई। मैं मुंबई में था और मेरे माता पिता ने ये रिश्ता मंजूर किया, तो ये रिश्ता उनके आशीर्वाद के रूप में है। तो पूरी पारिवारिक संस्कार के रूप में मेरी अरेंज मैरिज हुई है और मुझे लगता है अरेंज मैरिज लोगों में ज़्यादातर हुई है और चलाना ना चलाना वो आपसी तालमेल पे डिपेंड करता है। मगर मुझे लगता है ईश्वर सबके साथ रहे और सबके साथ मुस्कुराता हुआ रखे। सबको जीने का अधिकार है। कोई लड़की किसी के साथ शादी करके आती तो वो उसकी कैद में नहीं है, वो उसकी कैदी नहीं है, एक जीवन शैली है। दो लोग अजनबी होते हैं, जब एक मुकाम पे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की सफलता का श्रेय जाता है। तो थैंक्स। आपको मैंने देखा है कि आपको कार बहुत पसंद है, गाड़ियाँ बहुत पसंद है। तो आपके पास कितनी गाड़ियों का सीरीज है? अब देखिए, मेरे पास तो ईश्वर की कृपा से जो ये यात्रा है जीवन की, उस यात्रा में जो भी चीज़ें मिलती रहती है। हाँ, मैं गाड़ियों को शौकीन हूँ और बचपन से हूँ। तो मेरे पास तो वैसे तो 3 फॉर्च्यूनर हैं, 2 एंडीवर हैं, मर्सिडीज़ है, ऑडी है, एक्सयूवी है। अभी जल्द कुछ आपको फिर खुशखबरी मिलेगी, थार भी मैंने 2 ली है। अच्छा। और धीरे धीरे पहुंच रहा हूं गाड़ियों के रेस में। हाँ भाई, मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूं कि अभी मैं रेंज रोवर वगैरह ले लूं। तो अभी मैं फॉर्च्यूनर तक ही ठीक हूं, चल रही है अपनी। नहीं, दर्शकों का प्यार आप पे लगातार आते रहता है। लोग कमेंट भी करते हैं कि नवीन शर्मा जो है वो गाड़ियों के बहुत शौकीन है, इसलिए मेरा सवाल। सब उन्हीं का आशीर्वाद है भैया। चलिए, आपका मतलब जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स की तरफ से भी है, तो मेरा सवाल कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी रहेंगे। तो मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपके पसंदीदा जो सीएम है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, कौन है और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री मतलब आप जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत का मुख्यमंत्री हमेशा आपका फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा, हमारी दयनीय शिक्षा और हमारे प्रदेश के जिम्मेदारियों का मजबूत स्तंभ होते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तो देखिए, सभी अपने अपने स्तर पे बेहतर करने का काम करते हैं और अच्छी अच्छी राहों का काम करते हैं। मगर जहाँ तक मुझे लगता है एक नेचुरल कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं उनके अंदर एक चीज़, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो जो सोचते हैं वो करते हैं, फिर वो लगता नहीं कि वो उनके ऊपर कोई दबाव होगा या ये चीज़ मुझे रोक दी जाएगी। तो ऐसा सीएम होना चाहिए कि एक बार डिसीजन लो ना तो फिर वो डिसीजन होना चाहिए सर। और मुझे लगता है कि मैं क्या, हज़ारों लाखों लोग उनके फैन हैं और वो महाराज जी हैं, तो हम सबको आशीर्वाद भी देते हैं। बेहतर इंसान है वो। ऐसा सोच के तो नहीं बता रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं मेरे भाई कि मैं किसी भी पार्टी के झंडे का सम्मान अपमान सबका ध्यान रखता हूं। मेरे लिए भारतीय झंडा जो हमारा तिरंगा, मैं सिर्फ उसका सम्मान करता हूं। वो मेरे देश का सबसे बड़ा नायक झंडा है। चलिए, तो अगला सवाल पूछते हैं कि आपका पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री अपने अपने स्तर से सभी लोगों ने अच्छा देश के लिए काम करने के लिए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। मगर जो इधर अभी 10-15 सालों से जो हमारे देश को अच्छे विकसित के रूप में, देखिए, हम अपनी धरती पे कुछ भी डंका बजा लें, मगर जब हम विदेशों की धरती पे जाते हैं, वहाँ हमारे सम्मान में लोग नतमस्तक प्रणाम करें, तब लगता है कि हमारे व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अब निकल के उभर के आई हैं। तो मुझे लगता है कि इधर जो एक यूथ की भी प्रेरणा बन चुके हैं और हर भारतीय की प्रेरणा है, श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब। मुझे लगता है बेहतरीन सीएम भी रहे गुजरात के वो, और बेहतरीन प्रधानमंत्री भी हैं।
तो उनके पास तजुर्बा बहुत है, देश को बहुत अच्छे तरीके से ले जा रहे हैं, तो ही इज़ अ बेस्ट मैन। नुपुर शर्मा के बयान कुछ वायरल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन अलग कर दिया था, तो इस पे आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर पार्टी की आपने बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने समाज में गलत तरीके से पेश करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के खिलाफ नहीं है सर, अल्पसंख्यकों के कभी खिलाफ नहीं है, न कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ बोलने का अधिकार किसी को देती है। आदरणीय नुपुर शर्मा जी ने जो भी मेरा सवाल तो था ही नहीं कि अल्पसंख्यक के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। देखिए नुपुर जी ने जो बोला, मैं उस पर आपको संवाद कर रहा हूँ। जब आपने आदरणीय नुपुर जी का नाम लिया तो नुपुर जी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहीं, और जब उन्होंने जो बयान दिया था वो अल्पसंख्यक परिवारों के लिए ही था। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ की निंदा करती है और कभी इस तरीके के बयानों का समर्थन नहीं करती है सर। तो देखिए, आज नुपुर जी अपनी जगह जहाँ भी हैं, वो जैसे भी हैं, बेहतर हैं, शुभकामनाएं हैं, मगर हम कोई भी व्यक्ति ये अधिकार नहीं रखता है कि हम किसी भी धर्म के भगवान, ईश्वर, अल्लाह, चर्च, गुरु, किसी को अशब्द कहने का अधिकार हम नहीं रखते। हम मनुष्य हैं, हमारी राजनीतिक भाषा बहुत संयम में होनी चाहिए। ये हमारे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है। हाँ, अगर कोई नेता कभी इस तरीके का बयान देता है तो वो उसका निजी बयान होता है, उसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं है। तो ओवैसी के जो 15 मिनट वाले बयान है, उस पे आप क्या कहेंगे? अरे भाई साहब, 15 मिनट में तो वो मुझे लगता है अपना चिकन भी नहीं बना पाएंगे। तो वो उनकी गलतफहमी है। बहरहाल ओवैसी को मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्र में कोई उस व्यक्ति को कोई ध्यान भी देता है। वो जो भी कुछ है वो अपने चादर के अंदर पैर फैलाते हैं, चादर से बाहर वो आते नहीं हैं। और वो 15 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। इस समय हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, वो 5 मिनट आ जाएं, ऐसा गंगा जल से नहलाए जाएंगे कि उनके 15 मिनट के पाप खत्म हो जाएंगे। चलिए, सोशल मीडिया पे मुलायम सिंह के जो एक वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान के हितैषी हैं तो हैं, हिंदुओं के दुश्मन हैं तो हैं। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, आज श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच नहीं हैं। उनके पुराने वीडियो जो भी चल रहे हैं वो हो सकता है उनकी पार्टी की नीति हो या उनके पार्टी का एक विशेषता हो कि कुछ भी करके अल्पसंख्यक वोट नहीं जाना चाहिए, मुस्लिम वोट नहीं जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी तो मुझे लगता है विख्यात है क्योंकि उन्हें मुस्लिमों का ही समर्थन है, और यादव जी की तो पार्टी ही है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जो वो बयान दे रहे हैं उस बयान में उनकी सत्यता ही है, इसमें झूठ तो कुछ नहीं है। अब हिंदू सनातन धर्म का है तो वो तो भाई राष्ट्र की बात करेगा। अब मुस्लिम, हिंदू, ये सब राजनेताओं के ज़बान से निकलता है। एक कॉमन मैन, एक आम आदमी व्यक्तिगत रूप से आपसी तालमेल सभी धर्मों से बना के रखता है। तो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सर। आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता आपसी प्रेम की वजह से हिंदुस्तान की तरक्की का मुख्य कारण है सर। अभी हाल ही में इलेक्शन खत्म हुआ है महाराष्ट्र और झारखंड में, जहां एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा था योगी जी का। बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहना है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या तात्पर्य है? अरे क्या ये हिंदुओं को इकट्ठा करने का प्रोपेगेंडा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि बटेंगे तो कटेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्णन को जब वो मंच पे लाए तो विपक्ष के पास कुछ नहीं था उस वक्त, और वो चुनाव के बाद पता भी चल गया कि उनके पास उनके विधायक भी नहीं बचे। बटेंगे कटेंगे शब्द को जब जिस तरीके से वो लोग समझ रहे थे, ये शब्द उस तरीके का नहीं था सर। आज आप बहुत छोटी सी बात समझ लीजिए, विपक्ष जातियों में बांट रहा है, धर्मों में बांट रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक संवाद निकाला कि भाई एक है तो सेफ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। और उस लाइन को आप थोड़ा सा और प्यार से पढ़ लीजिए। हमारे यही एक मैं और सवाल पूछना चाहूँगा, कौन एक है और किससे सेफ है? देखिए, हम सेफ तो भारत में तभी हैं जब हम एक हैं। तो जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म है, वो मुझे लगता है अगर वो आपस में न बटे
हम जातियों के रूप में बट रहे हैं। हमें जातियों को संभालना है। अगर हम सारे जातियों को सम्मान करके राष्ट्र की ताकत बनने की कोशिश करें तो हम सेफ भी हैं, और हम बटेंगे भी तो भी नुकसान होगा। इसलिए हमको बटना नहीं है और ना ही कटना है। किससे सेफ है हम? मेरा सर देखिए, हिंदुस्तान की जनता भली भांति जानती है आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वहाँ किससे खतरा है हिंदुओं को? हिंदुओं के मंदिरों को किसने तोड़ा है? वहाँ के आपके ये क्या बोलते हैं, अपने वृंदावन इस्कॉन मंदिरों पे किसने पत्थर चलाए, किसने आग लगाई? अगर उस दृष्टि से अगर आप गौर करके देखें, अगर हमारे हिंदुस्तान में अगर हम फिर आपसी में बंटने लगेंगे तो जो बांग्लादेश का जैसे हाल होने लगे वो यहाँ भी होने लगेंगे। तो हमें तो भैया सबसे सेफ रहना है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है? देखिए, मैं सभी मुसलमानों के लिए ऐसा कोई मेरा शब्द नहीं है। देखिए, मुसलमान भी इस देश का उतना ही ताकत रखता है, उतनी ही एकता बना के रखता है जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे हिंदू रखते हैं। और हमारे देश की एकता और अखंडता 4 धर्मों से आगे बढ़कर और मजबूत हुई है जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को और एकता की तरफ बढ़ाया। मुसलमान हमारे देश के लिए कभी खतरा नहीं थे, ना आज हैं। अब्दुल हमीद साहब देख लीजिए, हमारे राष्ट्र नायक रहे, अपनी शहादत दी। तो हमारे लिए मुसलमान तो कभी, हमारे देश की आज़ादी में मुसलमानों का भी उतना ही योगदान है, हमारे हिंदुओं का भी उतना ही योगदान है, हमारे सरदार फैमिलियों का भी उतना ही योगदान है, हमारे धर्म को आप छोड़ दीजिए, हमारे सभी जातियों का योगदान है। तो हमें दूसरे देश के लोगों से बचना है। जैसे कि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं वो आतंकवादी हैं। वो लोग उस धर्म को बिलोंग करते हैं जो उनके पाकिस्तान में जिस धर्म के लोगों को हिंदुओं उनके दुश्मन माने जाते हैं। तो हम अपने देश के मुसलमानों की एकता पर बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ देश का मुसलमान बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बिल्कुल भी कहीं न कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। बस हमें बस इतना कहना है कि हमें दूसरे देश के मुसलमानों से बच के रहना है, हमारे अपने बच्चों को पढ़ाना है। मैं मुसलमान परिवार से भी ये अनुरोध करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मित्रों, आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, आप उनको आगे बढ़ाइए। मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की ताकत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे हिंदुस्तान की प्रमुखता से ताकत है और इसमें कोई नहीं बटना चाहिए। यही संदेश है कि हमें पूरा हिंदुस्तान एक रहना चाहिए, तभी दूसरे देश वाले हमसे डरेंगे। हमारा देश इतना मजबूत तब होगा जब हम 140 करोड़ लोग एक होंगे ना। तो जब एक होंगे तो सब नेक होंगे और सब सेफ होंगे। यही संदेश है। मैं ग्राउंड पे कभी कभी जाते रहता हूँ, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया। मैं ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से जब बात करता हूँ तो ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को नापसंद करते हैं। देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी माननीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी जो 150 योजनाएं हैं, सभी योजनाओं का लाभ उसमें हमारे भारत के मुसलमान परिवारों को भी मिला है, जैसे कि सभी परिवारों को मिला है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और बिहार में भी हमारे यहाँ समर्थन में सरकार है। तो हम लोग मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करते हैं। हम लोग मुस्लिमों को भी वही योजनाएं दे रहे हैं, उतनी उनको पेंशन जा रही है। किसान क्या मुसलमान नहीं था? मुसलमान भी किसान हैं। क्या मुसलमान हमारे यहाँ बहन बेटियां नहीं हैं? उनको भी गैस मिले हैं, उनको भी घर मिले हैं। तो जो ये प्रोपेगेंडा लगाया गया है वो विपक्ष के राजनीति के लोगों ने लगा के रखा है कि आप नरेंद्र मोदी आपके दुश्मन हैं, आपकी भाजपा सरकार दुश्मन है। मगर ये बेबुनियाद है, गलत है। अगर हम आपके दुश्मन होते तो हमारी योजनाओं में हम लिख देते ना कि ये योजना सिर्फ हिंदू को मिलेगी, मुस्लिमों को क्यों मिल रही भाई? सबको मिल रही है। घर मुस्लिम अल्पसंख्यक परिवारों को मिले हैं पीएम आवास योजना। आप देखिए ना, मुस्लिम किसानों को भी 6,000 रुपये साल आ रहा है। तो सर योजनाएं, अब आयुष्मान योजना ले लीजिए, किसी मुस्लिम परिवार का कार्ड बना है तो क्या वो किसी हॉस्पिटल में जाता है तो क्या उसको कार्ड देखने बाद कहता है कि आप मुस्लिम है, आपको इस 7 लाख का 5 लाख का योजना का लाभ नहीं मिलेगा? मिलता है। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो विपक्ष है उनके पास राजनीति के नाम पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं सर। तो क्या उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में विकास किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। मैं ये चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, 2017 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली श्री योगी जी ने, तो उस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश में विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से हुआ नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा अखिलेश जी ने विकास नहीं किया, ठीक है, वो नए जनरेशन में और आए, बहुत सी चीज़ें लाए, नई चीज़ें लाए, उनका धन्यवाद है उत्तर प्रदेश के अंदर। मगर उस विकास को वो पूरे पावर से नहीं कर पा रहे थे जो पावर चाहिए था। तो योगी जी के आने के बाद उस पावर का पता चला कि मुख्यमंत्री क्या होता है। ये विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी को भी टीवी पे नजर आता होगा कि यार हाँ, ये मैं कर सकता था,
और वो कर सकते थे मगर वो नहीं कर पाए। विकास का एक छोटा सा डेटा है मेरे पास, मैं दर्शकों को थोड़ा बता देना चाहूँगा। 2012 में जो GSDP थी उत्तर प्रदेश का 7.6 लाख करोड़ का था, यानी कि जो घरेलू सकल उत्पाद होता है वो। फिर जब योगी जी ने कार्यभार संभाला, शपथ लिया, उस समय का जो GSDP था वो 14 लाख करोड़ से ज़्यादा था। और फिलहाल 23 से 24 के बीच का जो डेटा है 25 लाख है, करोड़ में है। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है 2025 खत्म होने तक 32 लाख तक लेके जाने का है। हाँ। ये कैसे संभव होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपके यहाँ जब बाहरी इन्वेस्टर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमारा जो भी यहाँ पे प्रबंधक लगेगा, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, जो भी हम यहाँ विकास के तौर पे अपना इन्वेस्ट करेंगे वो सुरक्षित है कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा। पहला सुरक्षा। अगर हम किसी भी तरीके से सुरक्षा मजबूत रखेंगे, हमारे यहाँ इन्वेस्टर बढ़ेगा, हमारे यहाँ प्लांटेशन बढ़ेगा, हमारे यहाँ लोग आएंगे और जुड़ेंगे। दूसरी चीज़, हम जब उनको सुविधा अच्छी देंगे, सुरक्षा, सुविधा और सम्मान, तीनों है भाजपा सरकार का बहुत बड़ा नाम। तो ये हमारे यहाँ योगी जी का प्रथम मान्यता है और मुझे लगता है कि योगी जी ने इसको पूरी तरीके से मजबूत करके रखा है। और ये जो आंकड़े आप लाए हैं चैनल के माध्यम से, पहुँचेंगे, हम लोग पहुँचेंगे। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, मुमकिन है, देश भी एकता में है। उत्तर प्रदेश की 27 करोड़ आबादी इस समय योगी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री अगर बनाई है तो ये कहीं ना कहीं जानती है कि वो काम करने वाले व्यक्ति हैं और सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, बाकी काम करते हैं। रोजगार पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में क्या किया है? देखिए, रोजगार के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो आज हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े भारत के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बंगाल को छोड़ा, महाराष्ट्र को छोड़ा, छत्तीसगढ़ को छोड़ा, दिल्ली को भी छोड़ रहे हैं वो। अब वो उत्तर प्रदेश में अपने अपने प्लांट्स लगा रहे हैं, अपनी अपनी कंपनियां खोल रहे हैं, अपने अपने लायबिलिटी के हिसाब से वो बड़े बड़े स्तंभ बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जब इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे यहाँ आएंगी, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, अरबों लाखों करोड़ों रुपए के अपने प्लांट करेंगे, तो वो रोजगार भी तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को ही देंगे। भाई, सरकारी नौकरी एक लिमिट में है, सरकारी नौकरी का एक प्रावधान है, मगर जो प्राइवेट जॉब है जिसके अंदर आपका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक होता है कि अनलिमिटेड हम कमा सकते हैं। एक नौजवान आजकल डिग्री लेके MBA हो और MSc हो तो उनको अच्छी जॉबें मिल रही हैं। सरकारी में वो 50,000 के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मगर वही वो डिग्री से उस जब प्लांट में जाता है तो उसको 1 लाख 1.5 लाख मिलता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार नौजवानों का बड़ा है। हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सरकारी से बेहतर सुविधाएं आपकी प्राइवेट सेक्टर में भी आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए योगी गवर्नमेंट ने क्या किया है? हाँ, मैं एक ही जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सुधार मेडिकल रूप में आया है तो उसमें ये आया है कि देखिए, पहले डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते थे सर, अब डॉक्टर ड्यूटी पे आते हैं क्योंकि उनकी हाजिरी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। शिक्षा में भी ये प्रावधान अब लागू हो रहा है। कुछ लोगों ने विरोध किया क्योंकि इससे पहले शिक्षा उनके हिसाब से चलती थी, मगर आज के डेट में योगी सरकार ने शिक्षा को प्रावधान के रूप में मजबूत करने का काम किया है। आज उनकी अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं, अच्छे ड्रेसेस हैं, गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध है बच्चों के लिए, और टीचरें भी टाइम से आ रही हैं, काम भी कर रही हैं और पढ़ा भी रही हैं, उनको सुविधा भी दी जा रही है। स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश लेवल पे जब से भाजपा सरकार आई है तब से एम्स बन रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। कौन से एम्स? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 8 से 10 एम्स जैसे हमारे हरदोई में देख लीजिए, भाजपा सरकार के बाद ही उसका उद्घाटन हुआ और वो शायद जल्द ही उसका उद्घाटन भी आपको मिल जाएगा, लोग आने जाने लगेंगे। और जहाँ तक दिल्ली की तर्ज पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि उस प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ दी जाएं। तो जो छोटे छोटे सामुदायिक केंद्र हैं वहाँ पे देखिए एक्सरे मशीनें पहुँच गई जो नहीं जा पाती थी, जिनके लिए गांव का आदमी तरस जाता था। अल्ट्रासाउंड मशीनें पहुँच गई, जिले में वेंटिलेटर मशीनें पहुँच गई हैं, जो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जिले के लेवल में जब स्वास्थ्य केंद्र होता था तो वहाँ लोग बोलते थे वेंटिलेटर नहीं है, इनको आप राजधानी ले जाइए। उससे काफ़ी मरीजों के दम निकल जाती थी, जान टूट जाती थी, मगर अब जिले में भी ये चीज़ें मिल गई है। बजट भी इसका बहुत अच्छा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
सामाजिक तथ्यों को समझते हैं और उनके पास तजुर्बा भी अच्छा है। तो मुझे लगता है उनके इस विस्तार के रूप में काम हुआ है सर, और हो भी रहा है। हाँ, ये तो आपको भी पता है कि कोई भी सरकार 100% पब्लिक को खुश नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। हम घर में भी खाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं नमक कम हो जाता है, और हम रोज़ खाना बनाते हैं उसके बाद भी नमक कम हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 27-28 करोड़ की आबादी है, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, मगर उन कमियों को भी कहीं ना कहीं सरकार दूर कर रही है। कोशिश कर रही है कि जो ये सरकारी डॉक्टर हैं इनका ये जो प्राइवेटकरण कर रखे हैं उस पर भी नकेल कस रही है, और कसना भी चाहिए। अगर आप पूरी ड्यूटी अपने जितनी तनख्वाह लेते हैं, अगर आप पूरी ड्यूटी अपने सरकारी कार्यकाल में करेंगे तो शायद मरीजों का भला होगा। तो सरकार इसके लिए भी बहुत टाइट है। सुविधाएँ बढ़ी हैं और बसें एम्बुलेंसें बढ़ी हैं और सुविधाओं में कोई रोक नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमियां हैं तो उनको भी आगे सुधार किया जाएगा।